हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ शेखर। आज की इस वीडियो क्लास में हम रीडिंग सीखने वाले हैं। एक पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाता है और कैसे उसमें ग्रामर की समझ बढ़ाकर हम बड़े और लंबे सेंटेंसेस को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो एक पैराग्राफ है एक महान हस्ती के बारे में। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग लगाएंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसके हर हिस्से को समझेंगे। आइए शुरू करें। रीड दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। Our country gave birth to a mighty soul, and he shone like a beacon not only for India but also for the whole world. And yet he was assassinated by one of our brothers. How did it happen? You might think that it was an act of madness, but that does not explain this tragedy. It could only occur because the seed for it was sown in the poison of hatred and enmity that spread throughout the country and affected so many of our people. If we have learnt anything from Gandhiji, we must not wear ill will or enmity towards any person. So this paragraph is about Gandhi ji. आइए इस पैराग्राफ की ग्रामर और वोकैबुलरी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से। हमने यहाँ पर जो वर्ड्स बॉक्स में लिख दिए हैं ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट्स की समझ को बढ़ा लें तो हमारे लिए बाकी के हिस्से को समझना रिलेटिवली ईजी हो जाता है। आवर कंट्री गेव बर्थ टू अ माइटी सोल, ये हमारा पहला सेंटेंस है जो सिंपल पास्ट टेंस का है। इसमें कंट्री सब्जेक्ट है और उसके जस्ट बाद गिव की सेकंड फॉर्म गेव यूज़ की गई है। द कंट्री गेव बर्थ टू अ माइटी सोल, देश ने एक महान आत्मा को जन्म दिया। एंड वाक्य में कंजंक्शन का रोल प्ले करता है और ये दो क्लॉज यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम आता है। तो सेंटेंस वही चल रहा है और अगला क्लॉज चालू हुआ ही मीन्स गांधी जी, शोन लाइक अ बेकन, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है और शाइन का सेकंड फॉर्म शोन है। शाइन का मतलब होता है चमकना। ही शोन लाइक अ बेकन, बेकन का मतलब होता है मशाल या आप कह सकते हैं लाइट हाउस। पुराने समय में ऊंची पहाड़ी पर या समुद्र के किनारों पर ऊंची जगह पर एक मशाल या लाइट जला दी जाती थी जो सिग्नल या अलार्म या वार्निंग देने के काम में आती थी। सो दैट इज़ कॉल्ड बेकन। अगर एक शब्द में कहें तो आप इसे मशाल या टॉर्च भी कह सकते हैं। टॉर्च इसका सिनोनिम होगा। ही शोन लाइक अ बेकन, वे एक मशाल की तरह, एक लाइट हाउस की तरह चमके। नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड। बेकन इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर के बाद इंडिया और दूसरे फॉर के बाद द होल वर्ल्ड। यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन है और इंडिया एंड द होल वर्ल्ड इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और इसी वाक्य में नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन पेयर का भी यूज़ किया गया है। तो सेंटेंस को बड़ा बनाने के लिए प्रीपोजिशंस और कंजंक्शन दोनों का कंबाइंड यूज़ इस सेंटेंस में आप देख पाएंगे। लेट्स गो अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस। एंड येट ही वॉज असैसिनेटेड बाय वन ऑफ आवर ब्रदर्स। ही मीन्स गांधी जी, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है और सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसे भी हम ग्रामर में सब्जेक्ट ही कहेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। ही वॉज असैसिनेटेड, इसकी जो वर्ब है वो असैसिनेट है। पैसिव वॉइस में वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। असैसिनेशन मीन्स किलिंग ऑफ एनी इम्पॉर्टेंट पर्सन, वेदर अ किंग और अ बिग लीडर। सो गांधी जी वॉज असैसिनेटेड, उनकी हत्या कर दी गई बाय वन ऑफ आवर ब्रदर्स। द किलर, द मर्डरर, द असेसिन वॉज ऑल्सो आवर कंट्री पर्सन। तो शब्द उसके लिए यूज़ किया गया है, ही वॉज असैसिनेटेड बाय वन ऑफ आवर ब्रदर्स, हमारे ही एक भाई के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। हाउ डिड इट हैपन, पूछा जा रहा है कि ये कैसे हुआ। हाउ डिड इट हैपन। यू माइट थिंक दैट, आप ये सोच सकते हैं। माइट का हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर संभावना की बात हो, जहाँ पर हम श्योर नहीं हो।
तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शायद। यू माइट थिंक दैट, शायद आप सोच सकते हैं, इट वॉज एन एक्ट ऑफ मैडनेस, यह एक पागलपन का कृत्य था। यानी कि किलिंग ऑफ गांधी जी को एक पागलपन का नाम दिया जा सकता है, ऐसा आप सोच सकते हैं। बट इट्स नॉट द ट्रू, बट that does not explain this tragedy. That means your thinking towards the act does not explain this tragedy. Tragedy का मतलब है कोई बड़ी आपदा, कोई बड़ी मुसीबत। So the assassination of गांधी जी was a tragedy, और पागलपन कहकर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगले पैराग्राफ में आगे समझाया गया है कि इसको क्या समझें हम। It could only occur, कुड का मतलब है सका, कोई चीज़ पास्ट में हुई, हो पाई, हो सकी, तो उसके लिए आप कुड शब्द का यूज़ करेंगे। इट कुड ओनली ऑकर, ऑकर का मतलब है घटित होना। ये जो घटना असैसिनेशन वाली घटना हुई ये हो सकी, इट कुड ओनली ऑकर बिकॉज द सीड फॉर इट वॉज सोन इन द पॉइजन ऑफ हैट्रेड एंड एनिमिटी। तो ये जो नफ़रत का जो बीज है वो दुश्मनी और नफ़रत के जहर में बोया गया था। शो का मतलब होता है बोना, और इट वॉज शोन, यह बोया गया था नफ़रत और दुश्मनी के जहर में। दैट के बाद यहाँ पर पूरा एक क्लॉज का यूज़ किया गया है, दैट स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री एंड अफेक्टेड सो मेनी ऑफ आवर पीपल। तो इस नफ़रत के जहर ने पूरे देश को प्रभावित किया, पूरे देश के लोगों को प्रभावित किया, और ये पूरे देश में फैल गया। स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना। स्प्रेड का पास्ट फॉर्म भी यहाँ पर स्प्रेड ही यूज़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में। इफ़ वी हैव लर्नड एनीथिंग फ्रॉम गांधी जी, कंक्लूजन है इस पैराग्राफ का कि अगर हमने गांधी जी से कुछ सीखा है, इफ़ वी हैव लर्नड एनीथिंग फ्रॉम गांधी जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है। वी हैव लर्नड, यदि का यूज़ किया गया है। तो इफ़ वी हैव लर्नड एनीथिंग फ्रॉम गांधी जी, अगर हमने गांधी जी से कुछ सीखा है, वी मस्ट नॉट वियर इल विल एंड एनमिटी टुवर्ड्स एनी पर्सन। ये सब हो जाने के बावजूद भी हमें किसी के खिलाफ बुरी नीयत या दुश्मनी नहीं रखना चाहिए। दैट इज़ द मैसेज ऑफ गांधी जी। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं ग्रामर का भरपूर यूज़ किया गया है। प्रेपोजिशन कंजंक्शन का यूज़, क्लॉज को समझना, प्रेपोजिशन कंजंक्शंस के अलावा एडवर्ब और एडजेक्टिव्स के भी यूज़ किए जाते हैं। तो सेंटेंस को समझने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की अच्छे से समझ बढ़ानी चाहिए, और रीडिंग इंग्लिश स्पीकिंग का और इंग्लिश को समझने का एक बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा तरीका है। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।